उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धामी सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का एक डेलीगेशन आज ब्रिटेन दौरे पर जाएगा। ये डेलीगेशन 25 सितंबर से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेगा। राज्य सरकार का डेलीगेशन लंदन और बर्मिंघम में बड़े औद्योगिक घरानों में बैठक कर उन्हें आगामी दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लंदन और बर्मिंघम दौरे पर टूरिज्म, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग के अलावा भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उद्योग घरानों के साथ में बैठक की जाएगी और इस दौरान में रोपवे के क्षेत्र में भी अग्रणी कोमा ग्रुप के साथ भी बैठक की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में विशाल गर्ग जुड़ गए हैं देहरादून से। ये एक बड़ा दौरा विशाल इसे कह सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि बैठक में इनवाइट किया जाएगा, बल्कि उत्तराखंड के विकास के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। क्या सारा जानकारी पूरे दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए 8 और 9 दिसंबर को ये इन्वेस्टर समिट होना है, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी टीम के साथ ब्रिटेन दौरे पर निकल जाएंगे और वहां पर वो 25 से लेकर 28 तक रोड शो कर और तमाम लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। कई ऐसे लोग होंगे जिनको इनवाइट किया जाएगा और जिस तरह से देखिए सरकार का जो टारगेट है 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट लाने का उत्तराखंड में, तो उसको कहीं ना कहीं आज अमलीजामा पहनाया जाएगा और आज मुख्यमंत्री के साथ उनकी टीम भी रवाना होगी। कहा जा सकता है कि 26 तारीख को एक बड़ा रोड शो भी लंदन में होगा, तो ब्रिटेन में से ये पहला जो है मंजर देखने को मिलेगा जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी टीम के साथ आज रवाना हो जाएंगे। और इससे पहले भी देखिए 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो अब एक बार फिर से इन्वेस्टर समिट से जो उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, उत्तराखंड में नई चीजें का आयात हो सके और जिस तरह से यहाँ के रोजगार हैं, यहाँ के पलायन के मुद्दे उन पर कंट्रोल किया जाए, तो उसको लेकर के भी तमाम चीजें देखने को मिलेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी टीम के साथ ब्रिटेन के लिए रवाना हो जाएंगे। विशाल, ये भी बताइएगा, क्योंकि हर तरफ से इन्वेस्टर समिट जो है वो काफी अहम माना जा रहा है और जिस तरीके से पूरा डेलीगेशन जो है दौरे पे पहुंच रहा है, इससे ये भी देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र के हर सेक्टर पर ये खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि किस तरीके से उत्तराखंड का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। रोजगार जो कि सबसे बड़ा मुद्दा, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए धामी सरकार पूरी योजना तैयार कर रही है। और ये इन्वेस्टर समिट है, इसमें आईटी सेक्टर से लेकर एजुकेशन से लेकर और मेडिकल को और बढ़ावा मिल सके उत्तराखंड में, उसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। और जब आज लंदन के लिए सीएम रवाना होंगे और कल से इनकी ताबड़तोड़ बैठकें जो है वो अलग अलग वहां के लोगों से, वहां के इन्वेस्टर से मुलाकात होगी, तो उसमें काफी इस तरह की चर्चा देखने को मिलेगी कि उत्तराखंड के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र है और ऐसे में काफी पर्यटक की संभावना भी है, तो उसके लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 10 अक्टूबर तक उत्तराखंड से मानसून विदा होगा। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश की संभावना है और 11 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नैनीताल से बेहद ही ज्यादा खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहले अवैध निर्माण की अनदेखी और अब हालात बिगड़ गए तो अधिकारी लापता हो गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल में यह घर पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सुबह बीडी पांडे अस्पताल के पास बड़ा हिस्सा गिरा तो खतरे की जद में कई मकान आ चुके थे और कुछ ही घंटे बाद यह मकान भर भरा कर गिर गया। इस मकान से नीचे बना एक टिन हाउस भी जमींदोज हो गया तो कई घरों में रखा सामान दब गया। बस कुछ ही सेकंड लगे, पहले जमीन खिसकी, जमीन खिसकने के कुछ ही देर बाद मकान भी ढहने लगा और जो हिमाचल के शिमला में हुआ वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। पल भर में पूरा मकान ध्वस्त हो गया, जमींदोज हो गया।
अब हालात ये हैं कि कई जगहों पर दरारें हैं तो कई मकान भी इस वक्त ढह सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह थी कि पूरा हादसा दिन के वक्त हुआ, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती थी। अब इस घटना के बाद पूरे इलाके को खतरा हो चुका है। वहीं स्थानीय लोग इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। प्रशासन की भी कमी है कि उन्होंने बनने दिया सारा का सारा, और बहुत चिंताजनक स्थिति है क्योंकि मिट्टी में दम नहीं है, पहाड़ में दम नहीं है, पेड़ भी गिरे हैं और मकान भी गिरा है। इलाका खाली करवाया जा रहा है, लेकिन बहुत गंभीर स्थिति है। नैनीताल में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध निर्माण होता रहा है। लोगों ने सिर्फ मिट्टी पर मकानों को बना डाला बिना किसी मानकों के। कट्टों के ऊपर यहाँ घर बनते रहे, प्रशासन भी आंखें बंद कर सोता रहा और अब उसका नतीजा आपके सामने है। अब पूरे इलाके पर संकट आ गया है। सुबह से हालात खराब थे, लेकिन इसके बाद भी 2 बजे बाद ही प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में इसको चिन्हित कर लिया था, सभी लोगों को लिस्ट आउट कर, तब तक मकान गिरा भी नहीं हुआ था। उसी वक्त ही पहले ही खाली करा दिया गया था उसको। उसके पश्चात जैसे जैसे मौसम बीतता रहा, थोड़ा सा धूप आई, उसके बाद लैंड ने मिट्टी को थोड़ा छोड़ा, उससे संभवतः उससे वो मकान जो है, एक मकान जो था कि काफ़ी स्थिति में खराब स्थिति में था, वो नीचे को आ गया। 1880 में हुए भूस्खलन में 151 लोगों की मौत हुई थी, मगर उसके बाद भी नैनीताल में कभी किसी ने कोई सीख नहीं ली और अब ये मकान ध्वस्त हुआ। इसके बाद आगे कई मकानों के लिए खतरा बढ़ गया है। हल्की सी बारिश सरोवर नगरी के इस पूरे इलाके को तबाह कर सकती है। लगातार ये बात कही जाती रही है कि जो नैनीताल है वो संवेदनशील है, उसके बावजूद भी इन पूरे पहाड़ों में अवैध निर्माण बढ़ता रहा। लोग जो मिट्टी है उसके ऊपर मकानों को बनाते रहे और हालात आज आपके सामने है कि जो मकान है वो ताश के पत्तों की तरह गिरा है, भरभराते हुए गिरा है। और एक चिंता फिर नैनीताल के लिए देखे गया है कि आने वाला भविष्य अगर अवैध निर्माण बढ़ता गया तो इसी तरीके के हालात होंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। पौड़ी के लक्ष्मण झूला इलाके के नीरज रिजॉर्ट में शुक्रवार को पुलिस ने छापेमारी की थी और कसीनो का खुलासा किया था, जिसके बाद 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को इन सभी को पौड़ी की जिला कोर्ट में पेश किया गया और सभी को जमानत मिल गई है। प्रभारी जिला जज प्रतीक्षा केसरवानी ने सभी को जमानत दे दिया है। भोगपुर के नीरज रिजॉर्ट में लाइव कसीनो चल रहा था, जिसके बाद 28 पुरुष और 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पुलिस ने इन पर कड़ी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन सिर्फ एक दिन के बाद जमानत मिलने से पुलिस की पैरवी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन दिनों भारत और कनाडा के बीच में चल रहे तनाव से उत्तराखंड का तराई हिस्सा भी अछूता नहीं है। यहां तक कि एक दौर में आतंक झेल चुका तराई का इलाका फिर डरा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज और हल्द्वानी से गुजरते हुए आपको जगह जगह इस तरह निशान साहिब के दर्शन हो जाएंगे। चौराहों पर लहराते ये ऊंचे ऊंचे झंडे कुमाऊं की इस तराई और भाबर वाली सबसे उपजाऊ धरती पर सिखों की मजबूत पकड़ और दस्तक की ओर साफ इशारा करते हैं। सिखों की बड़ी संख्या और खेती किसानी के साथ ही राजनीति में भी मजबूत पकड़ इस इलाके को मिनी पंजाब का नाम देती है और इसी नाम के कारण इलाके के तार सीधे पंजाब और कनाडा से जुड़ जाते हैं। जहां 90 के दशक में खालिस्तान आतंकवाद चरम पर रहा और इसकी तपिश कुमाऊं की इस तराई में भी देखने को मिली। खालिस्तान आतंक के उस दौर को देख चुके जानकारों के दिलो दिमाग में आज भी उस आतंक की तस्वीरें जिंदा हैं, जब तराई भाबर में खालिस्तान आतंकवाद चरम पर था। तो जब पंजाब में जब उग्रवाद शुरू हुआ तो उसका असर यहाँ भी काफ़ी रहा और उत्तराखंड को काफ़ी इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी बड़ी संख्या में। 90 के दशक में कई बड़ी घटनाएं हुई पूरे उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में। हालांकि पंजाब में खालिस्तान आतंक के खात्मे के साथ ही तराई की धरती भी शांत हो गई, लेकिन इसके बावजूद जब जब पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद की हलचल होती है उसकी तपिश तराई तक जरूर पहुंच जाती है। इसका सबसे बड़ा नमूना उत्तराखंड के ये पुलिस थाने हैं, जिनकी दीवारों पर आज भी पंजाब और कनाडा के कई मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें चस्पा हैं। ये आतंकी अलग देश तो मांगते ही हैं, साथ ही आए दिन तराई के बड़े किसानों और व्यापारियों को धमकी भी देते रहते हैं ताकि इलाके में उनकी दहशत के साथ प्रभाव भी कायम रहे।
हिंदुस्तान जो है गुलिस्ता है, जिसमें सारे धर्मों को सम्मान भी है, सब कुछ है। लेकिन जो बाहर हमारे में से कोई लोग बाहर गए हुए हैं, उन लोगों को खालिस्तान की डिमांड उठा रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारे किसी सिख समाज की तरफ से ऐसा है कि हम खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों को इस टाइम पे बीच में बदनाम किया जाता है कि कोई खालिस्तानी वर्ड यूज करता है, कोई टेररिस्ट वर्ड यूज करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां भी लोग बहुत कोऑपरेटिव है और यहाँ भी लोग बहुत कोऑपरेटिव है। दरअसल उत्तराखंड की तराई का कनेक्शन पंजाब और कनाडा से सीधा है। कई लोगों के आपस में पारिवारिक रिश्ते हैं, तो कई लोगों की जमीनें यहाँ और वहाँ भी हैं। यही नहीं, कनाडा में पढ़ने के लिए भी तराई से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जाते हैं। लेकिन खालिस्तान आतंकवाद और उसकी विचारधारा से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ व्यक्तिगत लोग जो यहाँ से वहाँ गए जो है, वहाँ जाके अपनी दुकानें चला रहे हैं लोग और ये नारा दे रहे हैं, वहाँ के लोगों को परेशान करा रहे हैं। तो हमारा तो भारत सरकार से ये अनुरोध है, जितनी ज़्यादा सख्ती हो उतनी से ज़्यादा सख्ती कनाडा सरकार के साथ करी जाए। सिख कौम जो है आज भी बहुत सी चीज़ें करती है, तो इससे हमारा खालिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ कहने की बात है कि यहाँ से लोग कनाडा जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं और वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं, बस। उसके अलावा कुछ नहीं है उनके जीवन में। सिख समाज के एक बड़े वर्ग का खालिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हाल ही में काशीपुर में हुए व्यापारी महल सिंह की हत्या, हल्द्वानी जेल में बंद महल सिंह के हत्यारों के कनाडा, खालिस्तान और कई अन्य पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से संबंध का बड़ा खुलासा हाल ही में हुआ। यही नहीं, कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादियों का भी तराई कनेक्शन मिला है। ऐसे में हिंदुस्तान की इस तराई को कनाडा की धरती में पल रहे खालिस्तानी आतंकवाद की छाया से दूर रखना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।